नमस्कार, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज मेरे मित्र राम प्रकाश राय जी नहीं हैं, तो फिर से आज मैं सर से बात कर रहा हूँ। सर, बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, आज जो हम लोग रिकॉर्डिंग करने की बात कर रहे थे, तो मेरे सर जहन में एक मिर्जा गालिब का एक शेर आया सर। वो कहते हैं कि खबर थी कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, तमाशा देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। तो आज सर, जो कल से ये बात चल रही थी कि आज अमित शाह जी आएंगे और पार्लियामेंट में बोलेंगे, और किरण रिजिजू 3 दिन धमका रहे हैं कि बोलेंगे, सुनना पड़ेगा, भागना नहीं है, मतलब सुन नहीं पाएंगे, ये होगा वो होगा, ये सब माहौल बनाया जा रहा था। आज पेपर में भी है कि आज अमित शाह जी बोलने वाले हैं। और सर, हम लोग जो समझ में आ रहा था सर, वो ये कि शायद अमित शाह जी को एक वो मौका मिल गया है कुछ बोलने का, क्योंकि कल जो झारखंड का प्रोटेस्ट हुआ उसमें कुछ लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज सर उतना ही हुआ जितना किसी भी ऐसे आंदोलनों या प्रोटेस्ट में होता है। आंसू गैस की गोली और लाठीचार्ज किए जाते हैं। वहां पर ना तो कोई रबर की बुलेट चली, पैलेट गन चली, ना वहां कोई वो नेल वाली कील वाली बेतें चली, ना वहां कोई शॉक बेटन चले जिसमें करंट निकलता है। खैर, लेकिन आज उसको भाजपा ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, और उसमें बहुत सारी थ्योरीज हम लोग आगे बात करेंगे, कैसे भाजपा का ही प्रायोजित वो है। बंगाल से ढो के लोग लाए जा रहे हैं, उसमें अराजक तत्व है, वहां के आंदोलनकारी कह रहे हैं कि इसमें अराजक तत्व घुसे हुए हैं। जो भी हो, कुल मिला करके उसको मीडिया और भाजपा ने ऐसा माहौल बनाया कि शायद अब अमित शाह जी को कुछ बोलने को मिलेगा और कहेंगे कि झारखंड में देखिए आपने बहुत अत्याचार किया छात्रों के ऊपर। राहुल गांधी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं, जो भी हुआ वो गलत है, छात्रों के ऊपर किसी तरीके से लाठीचार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, हुआ क्या, अचानक आज जब 2 बजे पार्लियामेंट शुरू, तो अमित शाह जी तो आए ही नहीं पार्लियामेंट में। आज ये था कि बोलेंगे बोलेंगे, और ये कल तक के लिए फिर पार्लियामेंट एडजर्न हो गई। आपकी नजर में सर ये क्या हो गया अमित शाह को? इतना ये लोग भौकाल बनाते थे कि जब माँ बोल देंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे, तो आ ही नहीं रहे गृह मंत्री जी हमारे। ये चल क्या रहा सर ये? गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपको भी निराशा हुई होगी, गालिब जी को भी दूसरे लोक में निराशा हुई होगी, लेकिन भाजपाइयों और संघियों को कोई निराशा नाम की चीज नहीं। जब आप धर्मनिरपेक्षता को एक नीति के तौर पर धारण कर लेते हैं, तो फिर आप हर सवाल जवाब से मुक्त हो जाते हैं, हर जवाबदेही से मुक्त हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, हमने भी बहुत साल संसद में धक्के खाए, कवर की सारी चीज की। कभी ऐसा मौका नहीं देखा कि सत्ता पक्ष पूरे का पूरा विपक्ष के नेता को संसद में बुलाने की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहा हूं। अद्भुत है ये आपको जीवन काल की एक बड़ी घटना, इसको संजो के रखिएगा, तारीख भी डेट कर नोट कर लीजिएगा कहीं। आमतौर पर होता क्या है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को टू अकाउंट होल्ड करने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करता है। 20 तारीख को दिल्ली में बच्चों के ऊपर जो ज्यादती हुई, उसको लेकर के आज 11 तारीख है। 11 तारीख तक ना प्रधानमंत्री सदन में है, ना माननीय गृह मंत्री जी। एक 56 इंची है और दूसरे के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जिससे वो तुलना करते वो नाराज हो जाएंगे बिना मतलब, तो ज्यादा उसका ठीक नहीं है। 20 तारीख से 11 तारीख तक वो संसद में नहीं आए, तो आपने ये कैसे पाल ली गालिब जी के साथ मिलकर के शेर लेके उनका कि भाई आज तो अमित शाह जी आएंगे, दो भोकाल मचा देंगे। ये कागजों के भोकाली है। अगर कोई सामने सीना तान के खड़ा हो जाए तो ये भागते बहुत तेज स्पीड से। और ये आज से नहीं, इनका 1925 से उठा के इतिहास देख लीजिएगा। इनका सिंपल पॉलिसी, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन फिर बता देता हूं आपको। मैं आपके ऊपर दहाड़ा, अगर आप डर गए तो मैं आपको कुचल दूंगा, आपको रगड़ दूंगा। और अगर आप सीना तान के मेरे सामने खड़े हो गए, जवाब देने लगे, तो फिर मुझे भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये नीति 101वें साल में प्रवेश कर चुकी है। लगातार ये यही काम करते हैं। ये केवल दबों को, कुचलों को, मजलूमों को उनके साथ जाति कर सकते हैं। जब सामने कोई सीना तान के खड़ा है तो फिर ये सांस लेना भूल जाते हैं। और जो इनके पोमेरियंस हैं, वो जो कल बयान दिया था ना, आप उसको गलत समझ गए। बहुत सारे लोग गलत समझ गए उसको, हम भी समझ गए कि ओहो सुनना पड़ेगा, भागोगे नहीं। क्या था वो एक फर्जी भौकाल बनाने की इनकी आज से नहीं, ये कभी से पुरानी परंपरा। जब से मोदी जी 14 से आए हैं, तब तक इसी नॉनसेंस के सहारे वो सत्ता को खाक रहे, चला नहीं रहे, माफ कीजिएगा। तो अब आपको देखना ही पड़ेगा कि जिसका गृह मंत्री 20 तारीख से सदन में नहीं आ रहा, वो राहुल गांधी को आज पहले ही दिन बुलाने के लिए नारे लगा रहे हैं। सोच करके देखिए कौन है वो लोग। वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, और सत्ता पक्ष जवाब मांग रहा है विपक्ष से। ये कभी आपने सुना था क्या? राहुल गांधी सदन में आओ के नारे लगाए। और स्पीकर साहब क्या कहते हैं कि ये प्ले कार्ड सर ये सब लेकर के अंदर निहाड़ा से पोस्टर बैनर, ये सरकार पोस्टर लिए घूम रही है भाई साहब। मैंने आपको भेजा, दिखा दीजिएगा। उसमें कह रहे हैं कि राहुल गांधी सदन में आओ, इतना बड़ा बैनर लेके आए हुए।
तो इनको पहले से पता था कि राहुल गांधी आज नहीं आएंगे ना, क्योंकि इनको सारी चीजों का पता होता है। इनको बस एक चीज का पता नहीं होता कि वो जो पैलेट फायरिंग हुई दिल्ली में, उसका आदेश किसने दिया था कि नहीं दिया था, उसका इनको अब तक नहीं पता लगा। ना 56 इंची को पता लगा डंकापति को, ना दूसरे को पता लगा। क्या कहते हैं कि सुबह आ जाते सदन में, लेट इवनिंग तक बैठते। भाई साहब, पार्लियामेंट के परिसर के अंदर 2000 आदमी काम करते, क्या वो सारे पार्लियामेंट के चैम्बर में बैठते हैं क्या? व्हाट डू यू मीन? ये नया कुतर्क गढ़ दिया, और आपके पोमेरियंस भी उसमें हिस्सेदार है। परसों पूछा किसी ने, तो जर्नलिस्ट कूद के बोली, जो सो कॉल्ड, आजकल वैसे तो मैं तुमको स्टेनोटाइपिस्ट बोलता हूँ रूलिंग पार्टी के, लेकिन चलो जर्नलिस्ट मान लो आप, उसने उछल के कहा कि नहीं नहीं, अमित शाह जी तो आए थे सदन के अंदर, वो पार्लियामेंट के परिसर को ही सदन बांध के बैठे हुए हैं। तो ऐसा ऐसा एक पूरा कुतर्की गिरोह इस देश में आज की तारीख में सत्ता में है, और उसकी डिफेंस में है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो वैसी सूरत में आप क्या करेंगे? हालात देखिए, केवल 2 लोगों को अपनी जवाबदेही से बचाने के लिए संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष एकदम आमने सामने, सिक्योरिटी वाले बीच में आए आज, वरना वो सारंगी वाली घटना दोबारा क्रिएट कर देते। इनको क्या है, नौटंकी तो कर दी है। 4 मंत्री आरएमएल में भेजने हैं, चोट लगी, बुजुर्ग थे, फलाने थे, उसका क्या हुआ उस सारंगी वाली घटना का? वैसे भाई दबे जांच कर दी थी उसका, पता नहीं राजनाथ पहुंच गए थे वहां पे, बुजुर्ग आदमी को राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई थी। संसद में कभी ऐसी बकवास आपने पूरे परिसर के अंदर देखी है? अपनी तो गरिमा मर्यादा कोई नैतिकता कोई है नहीं, कम से कम इस लोकतंत्र की तो छोड़ दीजिए। या वहां पर भी इस तरीके से स्कूली बच्चों की तरह आप और मैं एक दूसरे से, प्रियंका गांधी गाड़ी से उतरी, सामने से पकड़ लिया, राहुल गांधी सदन में आओ, उसने कहा कि उन झारखंड जाओ, उसने कहा कि बच्चों से मुलाकात भी की है और झारखंड भी गए हैं, आप टेंशन मत लो। उसके बाद पवन खेड़ा की तरफ बढ़े, पवन खेड़ा तो पता ही आपको, उनके बीच में घुस गए जाकर के। पवन खेड़ा ने जाके कह दिया कि सारी चीजें हैं, तुम ये बताओ अमित शाह कहाँ है, अमित शाह सदन में आओ, मोदी सदन में आओ। तो ये जो आमने सामने की कन्फ्रंटेशन है अपने ज्ञानेश भाई, ये कोई बहुत बढ़िया संकेत नहीं है। ये किसी की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को दिखाता है कि संसद से भाग हम रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे कि ज्ञानेश भाई भाग रहे हैं। ये जो चीज है ना, इसने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, बेसिकली ये मानना पड़ेगा। सर मुझे जो पूछना था आपसे कि कल जैसे जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पे, ये लोग राहुल गांधी का क्या मांग रहे, किस बात का जवाब मांग रहे राहुल गांधी से? वहां पे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस वहां पे छोटा एलआई कुछ उसके एमएलएज हैं, उनको उसमें मतलब सरकार में शामिल है। वो राहुल गांधी ने मना भी, मतलब कह दिया कि भाई हम इसके साथ नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते, हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो चाहते क्या है राहुल गांधी से? सदन में राहुल गांधी आते हैं, बोलने कह रहे हैं जवाब दो, सदन में बोलते तो बोलने नहीं देते हैं, ऐसे ही अब्रप्टली उनका भाषण खत्म कर दिया जाता है, लोकसभा अर्जन कर दी जाती है। वो चाहते क्या है राहुल गांधी से ये लोग? नहीं, राहुल गांधी से नहीं चाहते। राहुल गांधी से एक बात चाहते हैं कि तुम हमारे नाक में दम करना बंद कर दो बस। क्या मतलब है राहुल गांधी का झारखंड से? ही इज ए वेरी स्मॉल एलाई एज फार एज झारखंड गवर्नमेंट इज कंसर्न। सवाल वो नहीं है ना। राहुल गांधी से सवाल मांग के, जवाब पूछ करके, इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट करके अमित शाह और मोदी का जो डिजास्टर्स सत्ता ये है, उसकी जो नाकामी और नकारापन है, उसको छुपाना है और ऑफेंसिव दिखना है। अंदर से आप डरे हुए हो, अंदर से आप हिले हुए हो, लोगों के बीच जाने की आपकी औकात नहीं बची है। 56 इंच का क्या क्या बच्चे गा करके गए हैं, कैसे कैसे पूरी दुनिया में वो फैल गया। उसके बाद फील्ड में जाने की किसी की औकात बची नहीं थी। तो उसके बाद जो परिस्थिति है, उसको कैसे काउंटर करके एक टीवी की ऑप्टिक्स क्रिएट कर रही है, इससे आगे मत कुछ समझिएगा। इनको भी पता है सच्चाई क्या है, इनको भी पता है। पैलेट गन में क्या कर रहे थे, पैलेट वो चली ही नहीं, फायरिंग हुई नहीं। पैलेट कैसे चलती, हाथ से फेंकते हैं क्या पैलेट, या फायर की जाती? संसद में मोदी के कार्यालय का मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह कहता है कि देयर वाज नो फायरिंग। हाउ इज पैलेट यूज्ड, इज इट फायर्ड और नॉट? और 10 बच्चे चोट लगी है, मैंने आपको आरटीआई का रिप्लाई भेजा है, जरा दिखा दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। ये तो कह रहे जब फायर ही नहीं हुआ तो इंजरी कैसे होगी है? तो पूरे का पूरा मक्कारों का एक पूरा सिस्टम ऐसा बन गया कि आप किसी भी चीज को जो मर्जी आए कर दीजिए। किसी के खिलाफ आप मानानी का केस कर दीजिए, किसी के खिलाफ विशेषाधिकार का उनका केस कर दीजिए, और अपनी कोई जवाबदेही है ही नहीं, क्योंकि सिखाई नहीं कभी। समस्या स्वीकार करी नहीं सिखाई, सवाल लेना नहीं सिखाया, जवाब का कल्पना ही नहीं उठती, प्रश्न नहीं उठता। तो केवल और केवल बात सिर्फ इतनी है कि उस दिन राहुल गांधी ने जब कहा कि पैलेट्स वर फायर्ड, कूद करके उसका भाषण रुकवा दिया गया, भाषण पूरा भी नहीं दिया। और क्या था, श्रीमान रिजिजू क्या कह रहे थे कि पहले माफी मांगनी पड़ेगी झूठ बोलने के लिए। अगर झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी तो जो बचा हुआ कार्यकाल है ना संसद का,
उसमें सारे में भाजपा झूठ की माफी मांगते रह जाएंगे, क्योंकि सच तो बेचारों को सिखाया ही नहीं किसी को। तो ये जो सारी स्थिति है, राहुल गांधी से कुछ नहीं चाहते। ये सारे जो माहौल देश का बना हुआ है कि पता लग गया देश को पप्पू कौन है, तो उस माहौल को न्यूट्रलाइज करके ऑफेंसिव पे दिखना चाहते हैं। अंदर इनको भी पता है कि क्या परिस्थिति बनी है पूरे। आप ये बताओ मुझे, क्या इन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान लिया क्या? संसद में तो प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग की जाती है प्रभु, विपक्ष के नेता की मांग कब से होने लगी बताइए आप। अब झारखंड जाओ, झारखंड भी गए हुए हैं वो, छात्रों से मिलो, छात्रों से मिलो। प्रधानमंत्री जी मिले थे क्या छात्रों से? गृह मंत्री मिले थे? शिक्षा मंत्री मिले थे? ये नहीं मिलेंगे, विपक्ष मिल रहा है। अरे भाई साहब, विपक्ष तो मिल ही रहा है, इनका तो काम ही विपक्ष का तो मिल रहा सारी की सारी चीज। और आपने झारखंड के आंदोलन का जिक्र किया, झारखंड का आंदोलन तो गणेश भाई 100% बीजेपी प्रायोजित हो चुका है, उसमें तो कोई धोखा ही मत मानिए। जिस तरीके से बंगाल से वो मुस्टंडे जो लाए गए वहां पर, और वो खुले आप कह रहे हैं कि हाँ मैं बंगाल से भेजा गया है। आप जिस तरीके से वहां पर, मुझे ये बताइए, दिल्ली के आंदोलन में एबीवीपी कहां था? कोटा में कहां था? बाकी सारे देश में आंदोलनों में कहां था? कहीं नहीं। झारखंड में क्या कर रहे हैं? बीजेपी के झंडे लेकर के। छात्रों को आपने पूरे देश में किसी भी आंदोलन में किसी पार्टी का झंडा देखे लेके कब देखा आपने? बताइए। यहां पर बीजेपी के झंडे कैसे हैं? हेमंत सोरेन के लिए ये मौका था पूरे देश को ये दिखाने का कि किस तरीके से इस तरह की चीज टैकल की जा सकती है, और इनको एक्सपोज करने का भी मौका था। ये देखिए बीजेपी के झंडे, ये छात्र दिख रहे हो तो आपको बता दीजिए, आपकी नजर ज्यादा तेज है मेरे से। ये सारे के सारे मुस्टंडे, और जो दिल्ली में जो था ना, आपने देखा था कि बिना वर्दी वाले सिंपल चप्पलों में दाढ़ी बड़ी हुई पुलिस की आड़ में वो किसकी सेना थी, वो इस देश ने तमाम बार देखी है। तो आपको अब देखना केवल ये पड़ेगा कि ये लोग इतने निकृष्ट स्तर पर चले गए हैं कि अपने चेले चपाटों को बंगाल से ला करके झारखंड में उस आंदोलन में घुसा के, और ये स्क्रिप्ट भी यही थी। मैं कई दिन से लगातार ये कह रहा था कि झारखंड के आंदोलन को दिल्ली के माहौल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो कल ये जो कुछ भी हुआ है झारखंड में, उसको आइसोलेशन में मत देखिएगा। इट्स ए पार्ट ऑफ ए लार्जर स्क्रिप्ट रिटन बाय नन अदर देन मिस्टर नंबर 2। ही इज मास्टर ऑफ दिस। He has been doing it time and again for the very simple reason, how to neutralize your own follies, your misdemeanor, your failures, जो भी चीजें आपकी हैं उन सबको इससे ढक दो। वहां तो पैलेट गन फिर भी नहीं चली, वहां तो आंसू गैस फिर भी नहीं चली, फिर अब क्या कहोगे? दे दो जवाब आके संसद में। बताते क्यों नहीं हो? ऑर्डर किसने दिया था बता दो। प्रभु श्री राम की चंदा चोरी किसने की थी? चढ़ावा चोरी कौन लेके चला गया? और अब तो खबर नहीं आ रही है, ब्रेकिंग खबर के चंपत राय फिर से महासचिव बन सकते हैं। तो हटे कब थे? वो तो बने ही हुए। तो इतने बड़े लेवल की शर्मनिरपेक्षता पूरे देश देख रहा है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राहुल गांधी सदन में आओ किनारे लगा रहे हैं। सो इट्स ए न्यू लॉ एज फार एज इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसर्न। इट्स ए न्यू लॉ। जी सर, जैसा आपने कहा सर, आपने तो बहुत पार्लियामेंट कवर किया है और आप बहुत सीनियर हैं हमसे, लेकिन मैंने भी जब से सब पार्लियामेंट वगैरह देखा है, कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसे सदन से गायब हो जाएं कि मतलब बिल पर बिल पेश हो रहे हैं, वो एमओएस नित्यानंद राय कर रहे हैं। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आप एक बार कम से कम पार्लियामेंट आइए तो सही। आपको कोई क्या करेगा? आप बोलेंगे ना, जो आप बोलते हैं कुछ अपना बोलेंगे कि साहब बहुत अच्छा काम हमने किया, बहुत उत्पात मचा रहे दिल्ली में, हमने इसलिए पैलेट गन चलवा दी, या बोल देंगे कि नहीं चली कुछ भी, लेकिन आइए तो सही ना। ये पार्लियामेंट का अपमान है, जनता का अपमान है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बिल्कुल गायब है वहां से, सीन से। अब आपको सर क्या लगता है कि ये लोग इस सेशन में या अगले सेशन में ये लोग फेस करेंगे पार्लियामेंट को, या ये ऐसे ही सब गड़बड़ करके जैसे जैसे चलता रहेगा? सदन है तो नाम को हो जाएगा, कोई सीरियसली इसकी सीरियसनेस खत्म होती जा रही है। नहीं, सीरियसनेस खत्म करने ही तो आए थे गणेश भाई। देशवासियों को यही समझना चाहिए। आज संसद में आए थे, फिर वही बात आप कहोगे कि आप भी कह रहे हो कॉमेडियंस वाली बात। संसद में आए थे आज मंगल है भाई, मंगल मिलन था आज वहां पे। मैंने एक छोटी सी भेजी है वीडियो, थोड़ी दिखाइएगा जरा दर्शकों को। पहले तो अकेले भाजपा ही नौटंकी करते थे, अब पूरा एनडीए भाजपा लगने लगा है। वहां पे क्या नारे लगा रहे पता है? आज तक आपने कभी एनडीए संसदीय दल की मीटिंग का कोई वो देखा है क्या वीडियो? आज स्पेशली वीडियो जारी किया गया 15 सेकंड का, और उसमें क्या है? प्रधानमंत्री समेत सारे वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं।
मंगल मिलन में, एनडीए की मीटिंग में वो क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? फिर अगेन दैट इज ए पूरा टेक्स्ट। सर मैं वो भी सर पूछने वाला था, ये वंदे मातरम से क्या ऑब्सेशन है? वंदे मातरम सर हम लोग बचपन से गाते हैं और बहुत ही सौम्य ढंग से गाया जाता है। मैंने वो वीडियो देखा, वो भी कुछ वॉर क्राई जय श्री राम टाइप का जोश में गाया जा रहा है, जबकि बहुत सौम्यता से गाया जाता है। इसको शास्त्रीय संगीत पर राग देश में गाते हैं, शांत राग है। मैं चूंकि शास्त्रीय संगीत का मुझे थोड़ा ज्ञान है, लेकिन जिस ढंग से वो चिल्ला रहे हैं ये लोग, और आप सुनते हैं शायद 15 अगस्त को भी इसको लाल किले की प्राचीर से भी ये गाया जाएगा, ये क्या ऑब्सेशन शुरू हो गया है वंदे मातरम वाला? दिस इज अगेन ए पूर ऑप्टिक्स, नथिंग एल्स। आपने वो अंग्रेजी का एक वाक्य सुना होगा, आखिरी शब्द तो देखिए मैं हजम कर जाऊंगा, लेकिन पहले के शब्द आप तुरंत देश के लोग समझ जाएंगे। नेशनलिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ए, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जब आपके पास कुछ भी ना बचे तो फिर आप ये नौटंकी करनी शुरू कर दीजिए। अभी तक मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप इतने पुराने आदमी, जरा निकलवाइए कभी किसी संसदीय दल की मीटिंग से कोई बातचीत का वो आया है क्या? ये तो वीडियो भी म्यूट भेजते हैं भाई साहब। और संसदीय दल की मीटिंग का इतना महत्वपूर्ण पहलू, जिस तरीके से चीख रहे हैं जय श्री राम और उस तरीके का जो था, उसमें वंदे मातरम का ही। इनके लिए कोई वंदे मातरम, कोई जनगण मन, कुछ इनके लिए केवल सियासत है। और सियासत क्या, जिसमें मोदी किसी एक बहुत बड़ी भीड़ को लीड करते हुए दिखाई दे, वो एक पूरे डिजाइन के तहत किया जाता है। आप ये बताइए, संसदीय दल की मीटिंग में ये कर रहे थे क्या आप? और शशि थरूर ने आज एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है, आपने अगर ट्विटर पर देखा हो तो, कि पूरा वंदे मातरम इस देश के कितने लोग गा सकते हैं, पूरा, जिसका ये आप बात कर रहे हैं, जिस पर सजा की बात की है और सारी की। जो हमारा राष्ट्रीय गान था वो 1 मिनट से भी कम समय में हम पूरा करते थे सारे के सारे। अब अगर आप इसको पूरा गाओगे जो वंदे मातरम है, ये 6 मिनट लगेगा। अगर कार्यक्रम के शुरू में भी और कार्यक्रम के आखिर में भी 6 मिनट का पूरा होगा तो दिस बिकम्स 12 मिनट्स। उस जिस भी कार्यक्रम में ये पूरे का पूरा गाया जाएगा, उसमें बहुत तरह के लोग होंगे जो बहुत 12 मिनट तक खड़े होने की स्थिति ना हो, 6 मिनट खड़े होने की स्थिति ना हो। तो शशि थरूर ने आज एक रेलेवेंट बात पूरी डिटेल में बताई। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं। भाजपा का एक भी नेता, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, संसदीय दल का भी और बाहर का भी, पूरा वंदे मातरम गा के दिखा दे। इनके पास इस नेशनलिज्म के, जो सूडो नेशनलिज्म के टेंडर छोड़े किसने? आजादी के आंदोलन में ये कहां थे? कल मोदी जी की पोस्ट पे आपने देखा होगा, कल जब क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर मोदी जी ने ट्वीट किया सुबह 8 बजे, उसकी गति देखी थी आपने क्या हुआ था? कैसे लोगों ने ट्रोल किया कि आप बात कर रहे हो भारत छोड़ो आंदोलन की, प्रभु आप कहां थे? मोदी जी का पूरा ज्ञान बांट दिया लोगों ने उसमें, जो कमेंट्स सेक्शन के अंदर जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। और वही जेन जी करती है, और तो तमाम यहां पर जिस तरह की परिस्थिति है, जेन जी इज नॉट स्पेयरिंग हिम। वो बिल्कुल इनके ऊपर दाना पानी लेके इनके पीछे लगे हुए हैं। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद, अब राम राम का नाम क्यों? अब जय श्री राम के नारे लगाओ ना, उनका सारा चढ़ावा भी डकार के तुम उसी चंपत राय को दोबारा बढ़ाने की तैयारी है। एक शब्द नहीं निकलता। ये जब राम, प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे का मामला चोरी नहीं डकैती है, ये प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव ने कहा था मौके पर अयोध्या में आकर के। जिसके नाम का आप खा रहे हो 1985-90 के बाद का जो पूरे का पूरा वक्फा है आप तक, आज तक, आज उस प्रभु श्री राम का नाम नहीं निकल रहा आपके मुंह से। उनका चंदा भी, चढ़ावा भी डकार गए, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो। उसके बाद धर्म के भी ठेकेदार तुम हो, शंकराचार्य नहीं। आपने देखा ना किस तरीके से शिलान्यास से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा तक सब कुछ मोदी और भागवत। और भागवत जी ने क्या ज्ञान दिया आपको पता है? भागवत जी की मौजूदगी में पूरे प्रतिनिधि सभा हुई तो ज्ञान दिया गया है कि एक प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आई। वित्तीय अनियमितता कहते हैं उसको, करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए की डकैती। कौन जी, मुझे ये बताइए आप। ये कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन, आरएसएस, अयोध्या मंदिर से इनका क्या लेना देना है? ये काम धर्माचार्यों का है, धर्मगुरुओं का है, शंकराचार्यों का है। दे विल डिसाइड हु विल रन। इनके टेंडर कहां से हुए ये? तो ये इनका आरएसएस का शुरू से एक सपना था कि एक बार इस देश की सत्ता कब्जे में आ जाए तो फिर धर्म को भी एक ऐसे रंग में रंगेंगे जिसको हम बताएंगे कि धर्म क्या है। शंकराचार्य सारे कहते रह गए कि अधूरे शिखर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन मोदी से बड़ा शंकराचार्य कोई मिला ही नहीं। मोदी जी ने कर दिया, मोहन भागवत साइड में खड़े थे। तो आज ये देश की जेन जी एक्सपोज कर दी है इनको। जेन जी का जो डर निकला है, वो डर निकला है तो कहीं वेस्ट नहीं गया, वो सत्ता प्रतिष्ठान में बहुत गहरे तक घुस गया है। और इसीलिए संसद में आप कह रहे हो ना कि आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? जो कल जो भाषा थी रिजिजू की कि आपको सुनना पड़ेगा, भागोगे नहीं, इसका मतलब क्या था?
वो ही इज वेरी क्लियर, दे आर मोर देन क्लियर। मैं और आप क्लियर नहीं है, परेशानी हमारी है। हमें इनकी सोच को वहां से सुनना पड़ेगा कि ये बाई डीएनए भगोड़े हैं, आजादी के आंदोलन से भागे, जहां भी कहीं संघर्ष होगा वहां से भागे। ये षड्यंत्रकारी बहुत बड़ी है, षड्यंत्रकारी बहुत इफेक्टिव है। वो आप रांची में देख रहे होंगे लगातार। मतलब राहुल गांधी के कितने एमएलए हैं, कितने मंत्री हैं, कहने को पार्टिसिपेशन है सरकार में, और जवाब राहुल गांधी दे। शाह नहीं देंगे, मोदी नहीं देंगे, सोरेन नहीं देंगे, सोरेन को भी गोदी में बिठाए घूम रहे हैं, केवल राहुल गांधी जवाब देंगे। राहुल गांधी ने कहा क्या मालठ मारो उनको, यहां का जवाब दे दो ना, तुम यहां के तो तुम थे, एबीवीपी कहां था। तो ये सारे इस देश की एक नौटंकी बना के छोड़ दी ज्ञानेश भाई। और यूथ इस बात को, और किसी के बस का हो चाहे ना हो, यूथ इनके चाल चरित्र और चेहरे को सही मायनों में पहचान गए। जो उन्होंने मीम्स बनाए, जो उन्होंने इनकी ट्रोलिंग की, जो उन्होंने इनको आईना दिखाया, जो उन्होंने इनको दौड़ाया, आज की तारीख में हालत यह है कि जो हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से मोदी की जो एक इमेज बनाई गई थी, आर्टिफिशियल क्राफ्टेड, आज वो धूल धूसरित हो गई। हालत ये कर दी है, ये काम तो मैं रात भी नहीं करेंगे, रात को 11 बजे कैमरा लगा करके और वीडियो रिकॉर्ड करके, और वो जिस तरह की चीजें, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगी देश को जो शायद मुझे रात को तो पता थी, औरों को नहीं पता थी। कई चीजें थी उसमें वीडियो अगर आपने देखी हो तो इनकी सारी की सारी फॉल्ट लाइंस खुद ही एक्सपोज होती जा रही है। और ये यंग जनरेशन जो जेन जी आपकी है, ये इनका अपने आप इलाज कर रही है, आप चिंता मत कीजिए। इसीलिए ये डेस्परेशन है, इसलिए संसद से भाग रही। आप मुझे बताइए क्या कहेंगे अमित शाह? आप कह रहे हो ना कि अमित शाह जी संसद में आएंगे नहीं, क्या कहेंगे वो? कि भाई मैंने आदेश नहीं दिए थे। फिर किसने किए? फिर तो तुम इनकम्पिटेंट हो, गृह मंत्री तुम हो, और फायरिंग के आदेश ज्ञानेश तिवारी ने दे दिए तो भी गड़बड़। और वो कहेंगे मैंने दिए थे, तो फिर तो वहां से बिना मंत्री पैदल ही जाना पड़ेगा घर भी। फिर क्या कहे, किस लिए आए वो बताओ? तो इसलिए वो नहीं आ रहे। मोदी जी क्या कहेंगे कि चोरी नहीं हुई क्या, चढ़ावी की चोरी नहीं, ये कहेंगे क्या? और जैसे ही कहेंगे कहां हुई, उसके बाद वो लोग किसने बताए थे, नॉमिनेट किसने किए थे ट्रस्ट के अंदर, वो नोटिफाई किसने किए थे? नॉमिनेट मोदी जी ने किए, नोटिफाई गृह मंत्रालय ने किए। फिर क्या होगा? मुश्किल से तो सत्ता में मिली, सत्ता में आए हैं, आप इनकी कुर्सी छिनवा दो बुला करके। ये कभी नहीं करेंगे ऐसा काम। जी सर, मैं बस एक आखिरी सवाल कर लूं, मेरे मन में आ गया है। सर, जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में क्या एक कोई काम किया जिसको आप गिनाना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा कि पार्शियली उनको क्रेडिट दिया जाए तो एक यूपीआई वाले का सर उनको क्रेडिट दिया जा सकता है, पार्शियली, क्योंकि वो शुरू हुआ था 2012 में, पेमेंट कॉर्पोरेशन मनमोहन सिंह सरकार में शुरू हो गया था। खैर वो मॉडल बनते बनते, सॉफ्टवेयर बनते बनते वो यूपीआई आया, और मैं उसका क्रेडिट कहेंगे तो मैं पूरा भी नरेंद्र मोदी जी को दे दूंगा। अब क्या हो रहा सर कि वो नरेंद्र मोदी जी अपनी ही सक्सेस स्टोरी को बेचने पे लग गए हैं। अब उस पर भी वो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो पेमेंट गेटवेज होते हैं, जैसे वीजा है या मास्टर कार्ड है, इनका इस समय धंधा बहुत चौपट हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि डेबिट कार्ड्स और उसकी यूसेज बहुत कम हो गया है जो पेमेंट कर रहे यूपीआई आने के बाद। अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ट्रम्प के दबाव में मोदी जी उस पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपया खर्च होता साल का, इसको हम रिकवर करना चाहते हैं। दूसरी खबर सर ये है कि अडानी जी के ऊपर सारे केसेस फाइनली कोर्ट से बंद हो गए अमेरिका में। कहा यह जा रहा है कि इन्हीं सब कामों के लिए जो नरेंद्र मोदी जी खुश करते हैं तो उनको ये सब फायदे मिलते हैं। आप इस बात से सहमत हैं? 100%, इसमें कहां कंफ्यूजन है? लोग तो यहां बैठ के सहमत है, मगर आप तो वहां देख करके आए थे, हमारे पास तो सहमति का कोई कारण ही नहीं। आप मुझे केवल एक बात है ज्ञानेश भाई, अपने साथ में G20 की सो कॉल्ड ब्रीफिंग, जिसमें ट्रम्प भी बोल रहे थे, महोदय तो पर्ची से हिज एक्सीलेंसी पढ़ रहे थे, उन्होंने कितनी शर्मनाक बात कही थी ट्रम्प, कि इस देश में भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब ने अमेरिका को लूटा, अकेले एक नरेंद्र मोदी है, ऐसे शानदार आदमी है, इतनी इज ए ब्यूटीफुल मैन, ही लुक्स लाइक एन एंजल, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आने के बाद अमेरिका भारत के साथ मुनाफे का व्यापार कर रहा है। आप उस बात को समझते हो, क्योंकि अंग्रेजी थी या तो हिंदी की संकट है, हिज एक्सीलेंसी पर्ची पढ़ने गए थे। कोई भी प्रधानमंत्री ये बात सुनेगा कि पूरे के पूरे प्रधानमंत्री अब तक ये करते आए और मैंने ये कर दिया, क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको? कितना भयंकर तरीके से रिटेलिएट करेगा। और मोदी को पूरी दुनिया के सामने 2 वाक्यों में ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया। आज तक सरकार की तरफ से कोई जवाब आया क्या? एक स्टोरी रूटर्स ने चलाई हफ्ता पहले कि भारत और अमेरिका की जो डील थी, ट्रेड डील, वो शायद उलझ गई।
5 मिनट के अंदर ज्ञानेश भाई, आपके जो वाणिज्य मंत्री थी वो तुरंत आए कि नहीं नहीं ये खबर बकवास है, दिस इज वेरी मच ऑन द ट्रैक। कभी आज तक अमेरिका की एक खबर जो रूटर्स ने जारी की, उस पर तो आप इतने पैनिक कर गए, और ये देश के बच्चे इतने दिन संसद के बाहर बैठे रहे जंतर मंतर पे, उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ, कैबिनेट या बीजेपी के किसी मंत्री ने एक वाक्य कहा उनके पक्ष में? प्लेन डील से इतनी क्या मोहब्बत है? मोदी जी ज्ञानेश तिवारी को हेमंत त्रियो कहते कि देश से बाहर नहीं जाना कुछ साल, और ये भाई साहब कितने $1 मिलियन का सेटलमेंट करके आए हैं, वो पैसा कैसे जाएगा? वो तो अमेरिकन करेंसी में जाएगा ना, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है, जो पेनल्टी देंगे, आपको अंदाजा है? लेकिन वो मोदी के मित्र हैं और उसके लिए पूरा देश कुर्बान है। तो ये जो चीज है ना, आप ये मत सोचिएगा कि इसका मुकदमा वापस हो गया तो अब आप 56 इंची निकाल के ट्रंप को आंख दिखा देंगे, सॉरी, ऐसा मत सोच लीजिएगा। उनके पास इस शख्सियत को, इस सत्ता को ब्लैकमेल करने के, आर्म ट्विस्ट करने के इतने माध्यम हैं जिसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, एक से ज्यादा। दिस वॉज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, हालांकि इट वॉज वेरी पर्सनल टू मोदी, और जो उन्होंने बता भी दिया था। आपको याद होगा ना जब ट्रंप साथ में खड़े हुए थे और ये कहा था कि दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तो व्यक्तिगत मामलों पर मिलते हैं ना बात करते हैं, तो व्यक्तिगत मामला अडानी का ट्रंप का तो हो नहीं सकता, किसका था? तो ये जो लोग हैं, इसको केवल एक चीज देख लीजिएगा कि वो मुद्दा खत्म हो गया, इसका मतलब आर्म ट्विस्टिंग खत्म नहीं हो जाएगी। आपके इतने लूप होल्स उनके पास हैं कि वो जब चाहे आपको दौड़ा लेंगे, और इसलिए जो शब्द, हालांकि बड़ा शब्द है वो, लेकिन कंप्रोमाइज्ड कहना किसी भी कारण से अतिशोक्तिपूर्ण नहीं है एज फार एज द प्रेजेंट रिजिम इज कंसर्न्ड अलोंग विद अमेरिका। जो बायलेटरल रिलेशंस आज जहां पर खड़े हुए हैं, ट्रंप ने जिस तरीके से उनको बर्बाद और तबाह किया है, ना बच्चे पढ़ने जा सकते, वहां रोजगार की स्थिति क्या कर दी, H1B की क्या स्थिति कर दी, एक वाक्य मुंह से निकला तो आज तक क्या करने जाते हैं वहां अमेरिका? फोटो खिंचवाने? एलन मस्क के बच्चों की आया से मिलने के लिए उससे डेलीगेशन लेवल की मीटिंग करके आए थे, देखा होगा जी। ये सारी परिस्थितियां हैं जी, तो सर आज के लिए सर समय इतना ही था, और मैं दर्शकों को कहूंगा कि हेमंत सर को उम्मीद नहीं है कि अमित शाह जी सदन में आएंगे। मुझे अभी भी उम्मीद है कि अमित शाह जी सदन में आएंगे, लेकिन आखिरी दिन, 2 दिन का पार्लियामेंट और बचा हुआ है, ये मानसून सेशन, आखिरी दिन शायद आएंगे और वो बोल करके जो भी उनको बोलना होगा बोल करके फाइनली वो पार्लियामेंट बंद हो जाएगी, मानसून सेशन खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को बोलने का स्कोप या कोई और कुछ करने का स्कोप न रहे, मेरा ये मानना है। हेमंत सर को उम्मीद है कि अमित शाह सदन में नहीं आएंगे, तो इस पे जी जी अगर वो आए और वो इस अंदाज में बोल के भाग गए तो जो बची खुशी छवि बची उसका भी काम हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल। मुद्दा जैन जी का मुद्दा है, उनके साथ जाती हुई है, संसद परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में हुई है। इस पे सुओ मोटो स्टेटमेंट बनता था 20 जुलाई इटसेल्फ, नहीं तो 21। आज आप 11 अगस्त में है, 13 अगस्त तक हाउस है। अगर आप बोल के भागे तो यू विल बी फर्दर एक्सपोज्ड and this will be a damage which will be beyond any repair. Take it for अमित sure. शाह जी समय सर कुछ ऐसी स्थिति में फंसे हुए, अगर वो बोलते हैं तो फंसेंगे, नहीं बोलते हैं तो फंसेंगे। Exactly. राहुल गांधी ने कहा कि आपने गोली चलवाई तो आप कल्पेबल है, नहीं चलवाई तो आप इनकेपेबल है, इनकॉम्पिटेंट है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन फंसे हुए। सर समय आज के खत्म हो गया है, और बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।